इसका मोदी जी जवाब देंगे कि अमित शाह साहब जो शेयर मार्केट के चैंपियन हैं अडानी जी के साथ मिलके, इतना भी रहम नहीं किया अमित शाह जी ने, और नड्डा जी वहाँ कल थे भी नहीं, किस काम पे लगे हुए थे ये आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। जो अपराध FIR करने लायक उस लोकल SHO को नज़र नहीं आया, वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को बैठ के अपने ऑफिस से नज़र आ रहा था। EVM से चुनाव ना करा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने के ऊपर उनका सारा ध्यान फोकस होना चाहिए। ये ED-VD का खेल अब छोड़ देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी मैंने परसों एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये कह रहे हैं 4000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चाइना हमारी छीन चुका है, वो गलवान वैली और लद्दाख के अंदर। और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि मोदी जो है चाइना से डरते हैं, तो उनको क्या टिकट देंगे वो। और वो ये कह रहे हैं देश का नुकसान कर रहे हैं, तो उन्हें BJP का हित पीछे रख के देश की रक्षा करनी चाहिए। ये मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँ। केरल में भी सीट लेनी है उनकी, कहाँ क्या मतलब है उनका। तमिलनाडु में एक सीट नहीं आनी चाहिए BJP की, जनता उनको वहाँ पे घुसने नहीं दे रही है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में थे। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया और ऐसा लगा पूरे देश में दीपावली का त्यौहार आ गया हो। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर वकील महमूद प्राचा जी हैं। सर, कल आपने दीपावली मनाई? क्योंकि देश के तमाम मुसलमानों ने, सभी नहीं तमाम मुसलमानों ने दीपावली का त्यौहार मनाया और कहा गया भगवान राम तो आ गए। तमाम और सब में कोई फ़र्क नहीं होता। कल दीपावली तो थी नहीं मेरे ख्याल से, तो दीपावली मनाने के लिए ना मोदी जी ने मुझे कुछ सामान भेजा, ना मेरा हिस्सा भेजा जो मैं आज से मांग रहा हूँ। हर एक परिवार का भारत में 1 करोड़ रुपए का हिस्सा बनता है, जो मोदी जी अमित शाह साहब ने लूट कर, चुरा कर अडानी जी के हवाले कर दिया है, वो भेजें तो हम लोग सब परिवार रोज़ दिवाली मनाएंगे 1 करोड़ रुपए आते ही। तो अब अपने ईमानदारी के कामों पे आ जाएं। कल रात को उन्होंने दिवाली तो बहुत लोगों ने मनाई या नहीं मनाई मैं नहीं जानता। पटाखे छोड़े गए दिल्ली में। पटाखे छोड़ने से दिवाली होती है? दिए जलाए गए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार तभी मनाया जाता, कहा जाता है कि भगवान राम जो है कि वन से आए हुए थे और उसी खुशी में पूरे देश में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। पटाखे चलाने से दिवाली होती है? तो दिवाली के अलावा बहुत सारे गुंडे बदमाश अगर कोई किसी से आपस में लड़ाई जीतते हैं, जब भी पटाखे चलाते हैं, पटाखे चलाने से मेरे ख्याल से दिवाली का कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ बताइए। मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, कल और आज के बीच में शेयर मार्केट क्रैश हुई है ना। कितने घरों में अंधेरा है इस बात से। इसका मोदी जी जवाब देंगे कि अमित शाह साहब जो शेयर मार्केट के चैंपियन हैं अडानी जी के साथ मिलके, ये हर एक अफसर को वो अपने सुपर अफसर में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। कम से कम कल के दिन को तो छोड़ देते। ये अमित शाह जी ने इतना भी रहम नहीं किया, अमित शाह जी ने। और नड्डा जी वहाँ कल थे भी नहीं, किस काम पे लगे हुए थे ये आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। हो सकता है शीतलहर की वजह से ना पहुँच पाए हों। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ना, शीतलहर की वजह से मोदी जी को ज़्यादा शीतलहर लगेगी या नड्डा जी को? नड्डा जी तो उनसे ज़्यादा जवान हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं मोदी जी से। नड्डा जी किस काम पे थे कल, आप ये देखिए। आप बता दीजिए, देश जानना चाहता है आपके मुंह से। मैं तो देश को ये बताना चाहता हूँ कि कल और आज के बीच में शेयर मार्केट क्रैश हुई है, और उससे कितना देश के जिन्होंने शेयर खरीदे हुए ना उनका कितना नुकसान हुआ है, ये कैलकुलेट करके उन लोगों से पूछिए कि उन्होंने कैसा कल खुशी का दिन मनाया था। क्या शेयर के रामराज्य में अगर कोई भी चीज़ क्रैश हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको राशन मिल रहा है, 5 किलो 2000 रुपया मिल रहा है, और क्या चाहिए, यही तो है राम राज्य। पर जो 1 करोड़ रुपए हर परिवार का हिस्सा है वो भी मिल जाएगा। अगर वो 1 करोड़ रुपए जो देश के हर परिवार का हिस्सा है, 15 लाख नहीं जो हर एक व्यक्ति का बता रहे थे, 1 करोड़ रुपए हर परिवार का जो हिस्सा है वो मिल जाएगा, तो हर व्यक्ति अपनी हर एक त्यौहार, अपना हर एक दिन ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा खुशी से व्यतीत कर पाएगा। क्या ये बात सच नहीं है? आप बार बार अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए अडानी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कभी नंबर 2 के सबसे अमीर जो है कि व्यापारी बन जाते हैं, कभी नंबर 4 के। नहीं, 2 नंबर मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड है उसमें है। नहीं, नंबर 2 बनने में तो वो नंबर 1 है। यहाँ आप गलती कर रहे हो। नंबर 2 के सारे काम करने में वो नंबर 1 बनना चाह रहे हैं और बनने वाले भी हैं। हालांकि उनसे अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू साहब थोड़े से आगे हैं, मोदी जी से भी, अमित शाह साहब से भी और अडानी जी से भी। लेकिन बात नेक टू नेक रेस चल रही है। किसी दिन भी नेतन्याहू साहब को हरा के वो ऊपर आ जाएंगे। अभी दोनों आपस में बहुत अच्छा गठजोड़ है। सारे गोरख धंधे धांधले बैठ के वो वहीं तेल अवीव में ही करते हैं अडानी जी, और इसीलिए
जब उनके ऊपर संकट आया था तो मोदी जी ने ऐसा लोग बोलते हैं कि फ़ोन करके एक हाइफा पोर्ट है उस पर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने उनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाई थी। आमतौर पे कोई पोर्ट एक्वायर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद की हैंड ओवर नहीं करता या फ़ोटो नहीं खिंचवाता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अभी वो नंबर 2 के काम करने में नंबर 1 बनने की रेस में बहुत बहुत नज़दीक हैं, वो चैंपियन बनने वाले। असम के मुख्यमंत्री शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने डीजीपी को आदेश दिया है कि राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज किया जाए। अब देखिए यही तो बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अब जो बैकग्राउंड हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का है, कांग्रेस के अंदर जो आरएसएस के लोग थे, हम जैसे लोग जो उस समय थे कांग्रेस में, उनके मना करने के बावजूद उनको कांग्रेस के अंदर लेके आए, तो उनका बैकग्राउंड क्या है वो चेक कीजिए। आपराधिक इतिहास है उनका, वो एक बहुत बड़े आतंकवादी संगठन का हिस्सा रहे। विवादित बयान है सर आपका। नहीं। एक मुख्यमंत्री के लिए आप ऐसे अल्फाजों का प्रयोग कर रहे हैं। उल्फा के मेंबर नहीं रहे, वो रहे हैं ना, पूछिए उनसे, मैं तो बोल रहा हूँ ना। तो वो एक इतने बड़े संगठन के एक्टिव मेंबर रहे हैं जो आतंकवादी संगठन था। अभी तक उन्होंने खुद ही उसको ख़त्म कराया, अभी 1 महीने पहले एक फ्रैक्शन को उसके कराया है ना। क्यों कराया ये भी पूछ लीजिए आप। अभी तो उल्फा को ख़त्म कराया उन्होंने, सरेंडर वरेंडर का जो पूरा एकदम एक बड़ा सा इवेंट बनाया था अमित शाह जी और उन्होंने मिलके। अब मैं कुछ सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ आप ही बता दीजिए। ये बैकग्राउंड है उनका। अब आम तौर पे जो कानूनी समझ मुझे है वो ये है कि एक एसएचओ साहब जो होते हैं वो एफआईआर करते हैं। अगर एसएचओ साहब की जगह एक डीजीपी से फ़ोन करके एफआईआर कराई जा रही है तो वो क्या ईमानदारी भरी एफआईआर होगी या बेईमानी भरी, दबाव डाल के कराई गई एफआईआर होगी, झूठी एफआईआर होगी या सच्ची, ये मैं आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ बात। और मुख्यमंत्री जी को उस एसएचओ से ज़्यादा तेज़ आंखें हैं देखने की। जो एसएचओ की जिम्मेदारी होती है, कोई भी अगर अपराध होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर करना। जो चीज़ एफआईआर करने की, जो अपराध एफआईआर करने लायक उस लोकल एसएचओ को नज़र नहीं आया, वो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब को बैठ के अपने ऑफिस से नज़र आ रहा था। संजय बन गए हैं क्या वो? तो ये सब झूठी बातें हैं। वो लोग झूठे हैं, वो लोग क्रिमिनल माइंड से काम करने वाले लोग हैं। तो वो क्रिमिनल माइंड से उस तरीके से, जैसे कोई हिटमैन भेजते हैं ना अपने गुंडे मवाली, उस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं हिटमैन के तौर पे। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे वो दूसरे जितने भी संस्थान हैं, उनको अपने हिटमैन की तरह, हायर्ड शूटर्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह साहब। और इसमें वो अपने खुद के पार्टी के मेंबर्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। लेकिन उन्हें पता है ना कौन अपराधी है, कौन चोर है, कौन आरोपी है, और जो भी इसमें शामिल है किसी को नहीं छोड़ रही बीजेपी। ये तो बीजेपी की अच्छाई है। नहीं, अब हाँ, जो गैंग मेंबर होते हैं आपस में एक दूसरे को तो जानते ही हैं, इसमें क्या गलत बात है, एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन ये कि जो बड़े अपराध अगर, लेकिन वो सरकार के काम संविधान की शपथ लेने के बाद जो ईमानदारी से करते तो वो पहले सबसे बड़े चोरों को पकड़ते। सबसे बड़े चोर जो हैं, जिस वक्त जो सबसे ज़्यादा लूटपाट कर रहे हैं, वो आरएसएस और बीजेपी में है। उनको छोड़ के दूसरे लोगों के ऊपर नज़र डालना, ये बेईमानी का काम। और इस वक्त जब चुनाव एकदम सर पे हैं, निकट हैं, तो ईवीएम से चुनाव ना करा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने के ऊपर उनका सारा ध्यान फोकस होना चाहिए। ये ईडी वीडी का खेल अब छोड़ देना चाहिए। नहीं तो हम ईडी और सीबीआई के ऑफिस के बाहर भी जल्दी प्रदर्शन करने वाले हैं। अच्छा, लगातार टीवी चैनलों पर चलाया जा रहा है कि जो भगवान राम का मंदिर आधा अधूरा बना है और मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हालांकि टीवी चैनल वाले नहीं चला रहे हैं आधा अधूरा मंदिर, मैं बोल रहा हूँ। और फिर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भुना लिया है, सारे हिंदू मोदी की तरफ हो गए हैं। क्या लगता है आपको, समय के पहले लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं? ये बोला जा रहा है कि भुना लिया है। बिल्कुल, हिंदू सारे उनकी तरफ हो गए हैं। नहीं, ये अगर ये टीवी चैनल वाले बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी को भुना लिया है मोदी जी ने, तो ये बड़ी दुख की बात। हिंदू बीजेपी की तरफ आ गए हैं, मोदी ने ऐसा काम कर दिया है। नहीं, मोदी जी ने अभी जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो काम करते तो वैसे ही किसी की भी नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा देश का हर परिवार उनके साथ हो जाएगा। जो 1 करोड़ रुपया हर परिवार का चुरा के मोदी जी ने अडानी जी के हवाले कर दिया है, वो हमें वापस दिलवा दें। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये भारत का जो डिकेड्स है, भारत का टाइम चल रहा है। जैसे चाइना का एक टाइम आया था ना, वैसे ये भारत का टाइम चल रहा है। तो मोदी जी इस टाइम में जो पैसे भारत के पास होने चाहिए थे, भारत के हर परिवार में होना चाहिए था, वो अगर वापस कर दें तो पूरा देश उनके साथ हो जाएगा। अभी सिर्फ अडानी जी उनके साथ हैं, ईवीएम उनके साथ है। अडानी जी और ईवीएम के अलावा आज
मोहन भागवत जी के साथ, आरएसएस के साथ और मोदी जी के साथ और अमित शाह साहब के साथ कोई है? कोई भी नहीं है। जनता खुद मन पन्ना प्रमुख नाराज है उनसे कि ये हमारी बदनामी हो रही है, क्या उनको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? इसका मतलब कल को अगर वो ईवीएम के माध्यम से जीतेंगे, जो थोड़ा बहुत टुकड़ा टूट के हमारे पास आता था भ्रष्टाचार और करप्शन का, वो भी नहीं मिलेगा। तो खुद पन्ना प्रमुख नाराज हो रहे हैं उनसे। जब आप ईवीएम का नाम लेते हैं तो देश की जनता एक ही सवाल पूछती है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं, वो न्याय यात्रा पर हैं। महमूद प्राचा जो सिर्फ एक वकील हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, ये सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ईवीएम में कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि जनता जब राहुल के पक्ष में होगी तभी कांग्रेस को जीत मिलेगी। राहुल गांधी जी के साथ ही हैं जयराम रमेश साहब, वो उन्होंने इतना बड़ा पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। सैम पिट्रोडा साहब राहुल गांधी जी के एक निकट सहयोगी हैं, वो ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं। और 15 तारीख को मुझे सुनने में आया कि एक वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं 25 तारीख को, सॉरी ये 25 तारीख को वोटर्स डे पे, परसों। तो ये सब लोग क्या राहुल गांधी जी की मर्ज़ी के बगैर कर रहे होंगे? मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी जी एक टेक सेवी इंसान हैं और वो इन चीज़ों को यदि उनके संज्ञान में नहीं भी आई होंगी अभी या आ भी गई होंगी तो वो उसको समझने में मुझे नहीं लगता मिनटों से ज़्यादा लगाएंगे। और जैसे ही वो उनके संज्ञान में ये बातें आएंगी, मुझे लगता है कि वो बाकी सारे मुद्दों को छोड़ के ईवीएम के मुद्दे को सबसे सीरियसली लेंगे। क्योंकि कितनी भी मेहनत कर लें, अगर ईवीएम से ही चुनाव होने हैं तो जनता सारी एक तरफ भी हो जाए, जनता सारी मोदी जी और आरएसएस के खिलाफ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। मोदी जी तो अब जो हमें नज़र आ रहा है, और हमें बीजेपी के और आरएसएस के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के ओपोनेंट्स की बात कर रहे हो, हमारे जैसे बहुत सारे नेता जो मोदी जी की बात नहीं मानते हैं उन सबको भी तो ईवीएम के माध्यम से हरा देंगे, ज़मानतें जब्त करा देंगे, ये बोल देंगे आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, जनता ने आपको नकार दिया है। तो उनकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी वो हमें सौंपना चाह रहे हैं इस वक्त। तो हम कोई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम देश की जनता का सबसे बड़ा स्टेक है, देश की जनता सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इलेक्शन में, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसकी आवाज़ हैं। जनता ने हमें मजबूर किया है, जनता ने हमें आदेश दिया है कि ये लड़ाई लड़ें, हम जनता के कहने पे लड़ाई लड़ें। कुछ भी करिए, नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। बिल्कुल तैयार है। ईवीएम है तो हैट्रिक क्या, उसके बाद भी हर चुनाव वो जीतेंगे। 400 थोड़ी 500 पार होंगे फिर तो, और 500 पार में भी उनके ही वो लोग हारेंगे जिनको वो हराना चाहते हैं बीजेपी में से भी, नहीं तो सारे के सारे बीजेपी के भी आ सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब बीजेपी टिकट देती है और बीजेपी हराना भी चाहती है कि फला कैंडिडेट को हरा दिया जाए। देखिए बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, मोदी जी क्या उन्हें टिकट देना चाहेंगे? वो ये बोल रहे हैं कि मोदी जो हैं उन्होंने 4000, हमें सबको 2000 किलोमीटर पता थी, चाइना ने जगह छीन ली हमारी। सुब्रमण्यम स्वामी जी का अभी मैंने परसों एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये कह रहे हैं 4000 किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चाइना हमारी छीन चुका है, वो गलवान वैली और लद्दाख के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि मोदी जो है चाइना से डरते हैं, तो उनको क्या टिकट देंगे? वो उन्हीं की पार्टी के हैं ना, अभी वो नहीं देंगे ना टिकट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी वजह से सच बोलने के लिए आतुर हो रहे हैं। स्वामी तब बोल रहे हैं जब बीजेपी ने उन्हें संसद नहीं भेजा, उनका बंगला छीन लिया, तब वो बोल रहे हैं, उसके पहले नहीं बोलते थे स्वामी। तो लेकिन बोल तो रहे हैं ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कि एक्शन लेंगे तो वो ये सबूत रख देंगे सामने। ये है महत्वपूर्ण बात। वरना कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये बोले कि पूरी दुनिया को गलत पता है 2000 किलोमीटर जगह छीनी है चाइना ने, असल में 4000 से भी ज़्यादा किलोमीटर जगह, स्क्वायर किलोमीटर जगह चाइना छीन चुका है। पूरी दुनिया के सामने कोई व्यक्ति ये बोले, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि प्रधानमंत्री चाइना से डरते हैं, तो उसके खिलाफ कुछ तो एक्शन लेगा देश का प्रधानमंत्री। नहीं लेगा तो इसका मतलब उस व्यक्ति की बात में सच है। मतलब स्वामी इतने बड़े हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी को, जो नए भारत के युग पुरुष हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे वो। नहीं, वही तो है कि भैया अगर आप हमारे ऊपर कोई एक्शन लोगे, हम दिखा देंगे चिट्ठा, तुम्हारी फर्जियत होगी, बदनामी होगी। ये बात आपकी सही है। वो ये कह रहे हैं कि ये पार्टी हमारी इतनी ज़्यादा बदनाम हो जाएगी, उसके डर से ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं दिखा देता। तो मैं उनसे यही गुहार या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता पार्टी हो, नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, ममता बनर्जी साहिबा की तृणमूल पार्टी हो, डीएमके हो, सभी पार्टियां जो हैं देश के सामने छोटी हैं, देश सबसे ऊपर होना चाहिए। यदि वो समझते हैं
और वो ये कह रहे हैं देश का नुकसान कर रहे हैं, तो उन्हें बीजेपी का हित पीछे रख के देश की रक्षा करनी चाहिए। ये मैं उनसे गुजारिश करना तो चाहता हूँ। आपको नहीं लगता सर नरेंद्र मोदी देश के रक्षक हैं, माई बाप हैं देश के? स्वामी जी के शब्दों में वो चाइना से डरते हैं। ऐसा रक्षक मेरे ख्याल से किसी देश को नहीं चाहिए जो किसी अपने दूसरे देश से डरता हो। ऐसा रक्षक किसी को ना दे ऊपर वाला। ये मैं दुआ करता हूँ आज 22-23 के दिन। डरपोक रक्षक प्रधानमंत्री किसी देश को ना दे, ऐसी मैं चाहता हूँ पूरे देश की जनता दुआ करे। ईवीएम पर क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कल आप लोग बड़ा खुलासा कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों द्वारा कहा जा रहा है? खुलासे तो हम काफ़ी कर चुके हैं, खुलासे बहुत हो चुके हैं। अब एक्शन का टाइम है। किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ईवीएम से चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट के माध्यम से हो। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, बैलेट जो है ईवीएम को मंगवा रहा है, इलेक्शन कमीशन चेक करवा रहा है, जांच करवा रहा है, क्योंकि अगले 2 महीने में चुनाव होना है पूरे देश में। चुनाव आयोग सबको धोखा दे रहा है। इतनी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। पेपर बैलेट से चुनाव बड़े आराम से समय पे ही होंगे, सस्ते में होंगे, जल्दी होंगे। ये सबको धोखा देने के लिए, एक वो प्रेशर बनाने के लिए हमने इतनी तैयारी कर ली है। अरे मोदी जी का एक जहाज़ ही तो बेचना है, या वो जो दूसरा जहाज़ खरीदने की तैयारी कर रहे हैं वही नहीं लेंगे तो पूरा चुनाव हो जाएगा आराम से। तो आप लोग बूथ का बूथ लुटवाना चाहते हैं? बूथ का बूथ मोदी जी लूट रहे हैं, हम बचवाना चाहते हैं ईवीएम के माध्यम से। अभी आप ये देखिए कि तेलंगाना में भी बीजेपी के इतने वोट आ गए। तमिलनाडु में जो ये पूरा एक वो स्वांग रचा जा रहा है वो इसीलिए ना कि ईवीएम के माध्यम से वहाँ भी सीट लेनी है कोई ना कोई, केरल में भी सीट लेनी है। उनकी कहाँ क्या मतलब है उनका? तमिलनाडु में एक सीट नहीं आनी चाहिए बीजेपी की। जनता उनको वहाँ पे घुसने नहीं दे रही है। ज़बरदस्ती बाहर के लोग भिजा के रैली निकाल के, और जो उसी तरीके से बंगाल में, तो बंगाल में एक भी सीट बीजेपी की नहीं आनी चाहिए। कहाँ से आ गई इतनी सारी सीटें? ये सब ईवीएम के माध्यम से है। ग्लोबल लीडर है मोदी जी, तभी आ रही हैं। नहीं, ग्लोबल नहीं, कॉस्मिक लीडर भी हैं, लेकिन ईवीएम के माध्यम से। पेपर बैलेट से वो मेरे ख्याल से अब गली के लीडर तो भी नहीं नेशनल रहते। दस्तक पर आप ये ऐलान करेंगे कि 24 का चुनाव होगा, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ पर्चा भरेंगे? क्योंकि आप कई इंटरव्यू में दावा कर चुके हैं कि मैं नहीं, आप ये दावा कर चुके हैं कि अगर बैलेट चुनाव हो जाए तो बीजेपी की 40 सीटें भी नहीं आएंगी। मैं ये बात तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा ऐसा मैंने नहीं किस्मत कहा। आजमा लीजिए एक बार सर। किस्मत का कोई इसमें कोई वो थोड़ी है। हर एक आदमी को हर जगह किस्मत अपने आजमानी है। मोदी जी को छोड़ दिया ना, ईवीएम के माध्यम से हर एक की किस्मत अपने कब्जे में करके पूरे देश को लूट लें। अब सबकी किस्मत अपने आप, भारत का संविधान बाबा साहब ने ऐसा बनाया कि हर की किस्मत, हर का हक, हर का न्याय उसके घर पे। जो देश के नौकर है ना, ये सरकारी कर्मचारी, दरवाज़ा खटखटा के उसके घर पे छोड़ के आए, किसी को अपनी किस्मत आजमाने की ज़रूरत ना पड़े। यही तो भारत का संविधान है। हम तो संविधान की रक्षा करने निकले हैं। मैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल कन्वेनर हूँ। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हर एक का दरवाज़ा खटखटाए सरकारी नौकर, जनता का नौकर, और उसका हक, उसका न्याय उसके घर पे दे के आए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर 24 का चुनाव बैलेट से होता है तो एनडीए को 40 से भी कम सीटें चुनाव में मिलेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, राजघाट, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।